हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब ये जो है इज आ थर्ड संडे ऑफ द फ्री क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज, राइट? एट एवरी संडे जो है फॉर 4 संडेज वी आर डिस्कसिंग सर्टन ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन स्ट्रैटेजाइजिंग, इन ऑल्सो लर्निंग अबाउट द ट्रेंड्स जो कि आ रहे हैं पर्टिकुलरली पिछले 5 सालों में आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। ठीक है, तो हमने पिछले 2 संडेज को भी वेरी इंपॉर्टेंटली पेपर 1 जो है पूरा उसके ट्रेंड्स दैट इज 5 इयर्स के थीम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए थे ऑफ बोथ पेपर 1 पार्ट ए एंड पेपर 1 पार्ट बी। ठीक है, हमने उनको जो है एक नज़र डाल ली थी उन पे। इन केस यू हैव मिस दोज वीडियोस आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनको जाके फटाफट 2x पे बस देख लें। एक बार आपको एक आइडिया आ जाएगा कि से अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी में से लिबरल आइडियोलॉजी की तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, या अगर हम बात कर रहे थे थिंकर्स की तो थिंकर्स से जुड़े किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वेरियस थिंकर्स के, राइट? या फिर अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, कौन से ऐसे थिंकर्स हैं और उनसे जुड़े कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूजुअली आते रहे हैं आपके ऑप्शनल के पेपर में, राइट? उससे आपको आइडिया हो जाएगा इन नोइंग किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आप अपनी जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसको भी उस हिसाब से मोल्ड कर पाएंगे, राइट? तो ये जो है आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है। इस संडे से वी विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 2, राइट? आज जो है हम पेपर 2 पार्ट ए जो है डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं दोनों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, राइट? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्लस हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। ठीक है, हम उसको जो है कवर करेंगे, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे फटाफट नजर डालेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद आल्सो द क्रैश कोर्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, राइट? अब जैसे कि आपको पता होगा ये एक ब्रॉड टेंटेटिव शेड्यूल है हमारे क्रैश कोर्स का, फ्री क्रैश कोर्स का, जो कि 12 बजे यूट्यूब पे आता है एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट टू बेसिकली हेल्प दोस्त जो कि मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं क्विकली कवर योर सिलेबस ऑल्सो एज वेल एज लर्न आंसर राइटिंग स्किल्स, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर, ताकि यहाँ पे जो है उनके बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे एंड दे नो हाउ टू टैकल इवन द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप इसके साथ ही साथ कुछ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, राइट? 30 अक्टूबर से जो है ये शुरू हो गई थी। अब ये डेट वाइज जो है टेस्ट दिए गए हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली टेस्ट देने की कोई लास्ट डेट नहीं है एक्सेप्ट एंड ऑफ दिसंबर, बिकॉज ऑब्वियसली आपके जैन में जो है मेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट कभी भी लिख सकते हैं, दे विल बी चेक, दे विल बी इवैल्यूएटेड एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद मॉडल आंसर्स एंड डिटेल्ड इवैल्यूएशन फीडबैक, राइट, अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इन एनालाइजिंग, राइट, टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस 5 इयर्स फॉर पेपर 2 सेक्शन ए और पार्ट ए। अब इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आपका कौन सा है? ये आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट। ये जो है इनहेरेंटली एक थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट? थ्योरेटिकल पार्ट। अब जैसे हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ी क्या है? वेरियस अप्रोचेस, वेरियस मेथड्स, जहां पे हम अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम्स वेरियस कंपैरिजंस कर सके टू कम अप विद न्यू थ्योरेटिकल मॉडल्स एंड आइडियाज। तो अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कुछ जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस जो कि आए हैं आर ऑब्वियसली अबाउट द स्टैटिक बिट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आल्सो व्हिच इज एक्चुअली रादर इजी टू रिमेंबर। तो 2-3 चीजें जिन पे आपने अपनी नजर बना के रखनी है और अपनी ग्रिप बहुत अच्छी करनी है। इस सबसे पहले व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है? देन इनकी जो वेरियस अप्रोचेस हैं, तो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, ठीक है? ये वेरियस जो अप्रोचेस हैं आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। देन वेरियस इनके अंदर भी जो है डिफरेंट आपके और सब टाइप्स हैं, आपने उन पे नजर डाल के रखनी है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो लिमिटेशंस हैं
आपके कंपैरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच की, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की, उसको भी जो है आपने अच्छे से कवर करना है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज जो कि याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उसका काफी ओवरलैप आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट से भी होता है। सो यू विल सी फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2015 का ये क्वेश्चन है अबाउट डेविड ईस्टन्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस, जिसको हम इनपुट आउटपुट अप्रोच की तरह आपने देखा होगा, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा था, बट ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी काम आता है। व्हाई? बिकॉज दिस वाज अ मॉडल व्हिच वाज यूज्ड, है ना। डेविड ईस्टन ने क्या बोला था कि रिगार्डलेस ऑफ आप जिस मर्जी आइडियोलॉजी को फॉलो करने को क्लेम करें इन वेरियस नेशन स्टेट्स, बट आखिरकार हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है इन कुछ जरूरतों को पूरा कर रहा होता है, इन बेसिस पे जो है काम कर रहा होता है। तो एक तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर और उनके बारे में जनरलाइजेशन करने के काम आ रहा था। तो यही पॉलिटिकल थ्योरी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी यूज हो रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे जो वेरियस मार्क्सिस्ट अप्रोचेस हैं, लिबरल अप्रोचेस हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जैसे कि अगर हम बात करें, इनमें भी काफी ओवरलैप है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपसे डरना नहीं है। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली, आपने इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते रहना। जितना यूपीएससी में हम देख रहे हैं आने का उनका ट्रेंड है, उतने तक ही सीमित रखना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है ना, मास्टर्स प्रोग्राम्स और आपके जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जहां पे आपने रिसर्च करनी होती है, उनको बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है। तो इनफैक्ट इग्नू का मटेरियल भी जो है वो बहुत ज्यादा डीप है, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है अरे कंपैरेटिव के अंदर तो कितना कुछ आ सकता है, राइट, तो हम उनको हमें ये सब क्यों नहीं करा रहे, हमें ये और डीप में लेके जाइए, बिकॉज आपने अपने इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी करना है। अगर आपके क्वेश्चन ही इस टाइप के आते जा रहे हैं तो आप मेन इसी चीज पे फोकस कीजिए, बिकॉज आपका जो बाकी एलिमेंट्स है, पर्टिकुलरली आपके पार्ट ए में जो आपका आयर वाला पार्ट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो थ्योरीज है डिफरेंट एंड जो आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आयर है, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आप अपना टाइम जो है बेहतर वहां पे स्पेंड कीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिलेटिवली एज कंपेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एलिमेंट क्वेश्चंस भी जो है रिलेटिवली लेस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना टाइम जो है उस हिसाब से यूटिलाइज करें कि आप पेपर की जो नीड है उसको पूरा कर सके, राइट। तो 2020 में जैसे कि आया था कि सब्जेक्ट मैटर क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, क्या हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहली इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही हम ये करते हैं कि व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एंड इसके अंदर हम किन किन चीजों को स्टडी करते हैं, एंड देन इसी के साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड भी जो है ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, उसको आउटलाइन करने को आपको कह दिया गया था। सो दिस वाज अ वेरी सिटर क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन, जो कि आपने कहीं से भी नोट्स अपने बनाए हो, दिस इज समथिंग जो कि आप टैकल करते हैं। अगेन 2019 में क्या आया था, इंस्टेड ऑफ लिमिटेशंस उन्होंने बोला था सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस बता दीजिए कंपैरेटिव मेथड की इन पॉलिटिकल एनालिसिस, एंड उसके सेकंड पार्ट में फिर से लिमिटेशन पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है बोला गया था चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, साथ ही में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है उसको भी एक्सप्लेन करने को कह दिया गया था। 2017 में पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच पे बात कर ली गई थी। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी में से इंस्टेड ऑफ से जो लिबरल या फिर मॉडर्नाइजेशन वाली अप्रोचेस है, उनकी जगह क्या बोल दिया कि आप मार्क्सिस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसको आप डिस्कस कीजिए, राइट। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा बहुत हाई लेवल या आउट ऑफ द बॉक्स इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, तो आपके मार्क्स जो हैं आ पाएंगे और आप अच्छे से पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इज स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्रोचेस से हटके अब जो स्टेट है जिस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सो आपकी डेवलपिंग सोसाइटीज वर्सेस डेवलप्ड सोसाइटीज, आपके एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट्स, राइट, आपकी जो है वेरी इंपॉर्टेंटली आपके जिनको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस जो कि एट वर्क है, किस तरह से वो चेंज कर रही हैं नेचर ऑफ स्टेट को, राइट, इन सब के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। 2020 के अंदर अब थोड़ा सा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आया था, बट अगेन एक चीज जो कि मैं आपको बोलती हूँ टाइम एंड अगेन, आपने ये नहीं सोचा कि कंपैरेटिव में अगर क्वेश्चन आया है तो हमसे बाकी किसी पार्ट ऑफ द पेपर से कोई एलिमेंट यूज ही नहीं कर सकते। आखिरकार तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ना, वो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप बाकी पार्ट्स के साथ जरूर इंटरलिंकेज कीजिए। तो फॉर एग्जांपल 2020 में क्वेश्चन क्या आया था कि एनालाइज कीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। डेमोक्रेटाइजेशन
डिमोक्रटाइजेशन का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी तो सिंपली होती है कि जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करे, वेर इन द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड एज बीइंग ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। पर जब यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है सीप कर जाती हैं सोसाइटी में, पूरे सिस्टम, वाइडर सिस्टम में, तब हम इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। तो कौन कौन से वेरियस लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, ये हम आईजीपी वाले पार्ट में कितनी बार पढ़ते हैं, इनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो बाय लिमिटिंग एंड बाय इंश्योरिंग दैट देयर इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, एंड हम जो अपनी सॉवरेनिटी है वो ट्रेस करते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो लोग जो हैं अपने आप को एक इंट्रिंसिक एलिमेंट मानते हैं ऑफ द इंटायर सिस्टम, जिसके कारण डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज रूल ऑफ लॉ, which also includes आपकी equality before law and equal protection of laws, right? तो इसके कारण जितनी भी various discrimination से witness की जाती थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, in the name of caste, in the name of religion, in the name of gender, उन सबको खत्म करने में जो है इस प्रिंसिपल ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है। आखिरकार डेमोक्रेटाइजेशन का यही मतलब होता है ना, that the society becomes more tolerant, it becomes more inclusive, it becomes more participatory, it treats all of its citizens as equal citizens, right? जिनका दर्जा जो है सबका एक ही दर्जा है, कोई फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म इन्होंने कितना हेल्प किया है, द वैल्यूज ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट, प्लस सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसने कितना हेल्प किया है, राइट? व्हाई? बिकॉज कंटिन्यूअस, अब लोगों को भी पता है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, लोग अपने जो हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी, तो हर ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन पे एक चेक एंड बैलेंस जो है मेंटेन करके रखता है, एंड हर ऑर्गन के पास जो है लिमिटेड पावर ही है ताकि वो जो है ओवरवेलमिंगली डिक्टेटोरियल ना बन जाए, ठीक है? तो डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है हो पाई है, एंड ये वेरियस लिबरल प्रिंसिपल्स को जो है आप पॉइंट आउट कर सकते थे विदाउट वरिंग टू मच कि अरे ये तो हमें कंपैरेटिव में मैंने कभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में। कितनी आसान चीज थी जिसको बस आपने अप्लाई करना था। आप ये आईजीपी में पढ़ते, अब आपको कंपैरेटिव में अप्लाई करना था, ठीक है? देन 2018 में आया था चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन द 21st सेंचुरी, राइट? इसमें हम डिफरेंट आइडियाज जो है आगे रख सकते थे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स जो कि हम देख रहे थे डेवलपिंग सोसाइटीज में, कि क्या वेलफेयर स्टेट्स निकल के आ गए हैं, जैसे कि हम इंडिया की बात कर सकते हैं, क्या ओवर डेवलप्ड स्टेट्स निकल के आ गए हैं, जैसे हम हमजा अलावी का जो एनालिसिस है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या कॉर्पोरेटिव स्टेट आ गए हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं से फॉर एग्जांपल चाइना की, राइट? जहां पे इंक्लूसिविटी बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ करने की तो कोशिश की जा रही है, बट यहां पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म को भी इंकरेज किया जा रहा है टू इंश्योर सर्टेन लेवल ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनको हम आगे रख सकते थे, उनकी चेंजिंग नेचर जो है उनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं। देन पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे थ्योरेटिकल एलिमेंट के साथ साथ कंटेम्पररी एग्जांपल्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल 2020 में एक बहुत ही बढ़िया ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि क्या इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज के कारण जो है क्या स्ट्रेंथन हुई है डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटीज, या फिर इसके कारण पॉलिटिकल कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गई है? आपने कमेंट करना था, राइट? सो टेक्निकली तो आपने अपनी ओपिनियन देनी है, बट ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स अ मोर पॉजिटिव ओपिनियन, बिकॉज अगर आप उल्टा बोलते कि नहीं इसके कारण तो पॉलिटिकल कियोस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो बहुत ही एलिटिस्ट आर्गुमेंट लगता है। तो यू कैन स्टार्ट बाय दैट यस इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन, जो हमने ऊपर किया था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी। व्हाई? बिकॉज अब जो डाइवर्स और सबसे मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को भी इनपुट की तरह भेजा जा सकता है टू द पॉलिटिकल सिस्टम टू बी रिस्पॉन्डेड टू, ठीक है? सिमिलरली उनकी भी पार्टिसिपेशन हो रही है,
वाया वेरियस फॉर्म्स, राइट। ये पार्टिसिपेशन जो है वाया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, दैट इज योर एमएलएज एंड एमपीज कमिंग फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, राइट। या फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन है वाया सोशल मूवमेंट्स हो सकती है, राइट, इन द सिविल सोसाइटी का स्फेयर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो है आप पहले बात करते दैट यस किस तरह से स्ट्रेंथन किया इनकी पार्टिसिपेशन में। देन बिफोर द कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप एक पैरा कुछ 3-4 लाइन जो है डेडिकेट कर सकते थे दैट व्हाइल इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, डिफरेंट सोसाइटीज के एग्जांपल देके, नॉट जस्ट इंडिया के बट आप डिफरेंट सोसाइटीज के भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में जो मूवमेंट्स हुई हैं आप उनकी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके वेरी इंपॉर्टेंटली बाकी और देशों के अंदर बाकी जो है डेवलपिंग सोसाइटीज में अगर कोई और आपको मूवमेंट कोट वर्दी लगती है, राइट, आप उनकी एग्जांपल दे सकते हैं टू गिव अ बिग पिक्चर, टू गिव अ बिगर पिक्चर, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक पैराग्राफ में 4 लाइनों में लिख सकते हैं दैट इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स एट टाइम्स, प्रॉब्लम सच एज व्हाट, प्रॉब्लम सच एज नॉट बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट योर ओपिनियंस प्रॉपर्ली, प्रॉब्लम सच एज कि ये जो उनकी डिमांड्स है ऑफन जो है बहुत अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बेस्ड हो सकती हैं, विच कैन लीड टू कम्युनलाइजेशन इन द सोसाइटी, राइट। देन दे कैन बी आर्ग्यूमेंट सच एज कि दीज आर ड्रिवन बाय वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड समटाइम्स प्रोवोक्ड by certain parties or leaders for their interests rather than for the well-being of the society, right। तो इस तरह से आप उनका जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट भी फटाफट जो है रोल आउट कर सकते हैं कि इन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है, इवन दो दे हैव बीन लार्जली पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो ऐसा जो है एक अच्छा आंसर निकल के आ सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इसी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो है एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होती है इस सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो इसके अंदर सोशल मूवमेंट्स क्या होती है, डिफरेंट तरह की जो सोशल मूवमेंट्स है उनको आपको याद रखना, उनको नजर रखना जरूरी होता है। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स में क्या फर्क है उन पे नजर रखना जरूरी है, राइट। तो ये जो है अच्छे प्रॉपर इनके ऊपर जो है बढ़िया क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक विच इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगेन ग्लोबलाइजेशन पे एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट। एक जो है कोई भी थिंकर द्वारा एक आप लाइन जो है याद कर सकते हैं, से डेविड हेल द्वारा दी कोई स्टेटमेंट जो है आप उसको याद रख लीजिए, राइट। सास्किया सासन, मकलूहन, मतलब जो भी आपको लगता है कोई एक थिंकर कोई एक स्कॉलर की जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में डेफिनेशन जो है वो याद रख लें, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स है, राइट, पीपल जो आपके हाइपर ग्लोबलाइजर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड बात करते हैं इस ग्लोबलाइजेशन की फोर्स को, राइट, वो कौन से थिंकर्स हैं, उनके क्या ओपिनियन है, कौन से एग्जांपल्स वो देते हैं। देन स्केप्टिक्स जो हैं, राइट, जो स्केप्टिक्स है जो कि बोलते हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर विटनेसिंग सच अ फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इनफैक्ट अब तो ये फोर्स कम हो गई है एंड कोविड-19 के दौरान हम बात कर सकते हैं कैसे रिवर्स में चल रही है, हम मोर इनवर्ड लुकिंग होते जा रहे हैं। तो हर्स्ट एंड थॉमसन जैसे स्केप्टिक्स जो है आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट लाइक डेविड हेल जो कहते हैं पहले भी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, अभी भी हो रही है, बट हम इसके अंदर वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं जिसके कारण वेरिंग इंपैक्ट आ रहे हैं स्टेट्स पे, सोसाइटीज पे, मार्केट्स पे एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इन द वे दैट दे फंक्शन, राइट। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्टर दीज 3 व्यूज किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने इंपैक्ट किया है आपके डेवलप्ड वर्ल्ड को एंड आपके डेवलपिंग वर्ल्ड को इन आपके जो आपके वेरियस एरिनाज हो जाए, राइट। तो इकोनॉमिक्स में कैसे इंपैक्ट रहा है, पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट रहा है, कल्चर में क्या इंपैक्ट रहा है, सोशल रिलेशंस एंड सोसाइटी में क्या इंपैक्ट रहा है, राइट। तो कुछ इन पैरामीटर्स पे अगर आप उनको जज करके लिख लेंगे तो इसी के अराउंड जो है मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट बिट में स्पेशली कोविड-19 के अराउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन कौन से चैलेंजेस फेस करता है, क्या मेन क्रिटिसिज्म्स रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, राइट। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं। तो इन क्रिटिसिज्म्स को भी आपने जो है याद रखना है एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली गिवन द प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन, राइट। फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलाइजेशन, दीज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू कीप इन
mind. Next, let's very quickly come to international relations वाला part. Now this part is very very important और आपने इसको बहुत अच्छे से करके जाना है. सबसे पहले आती हैं जो हमारी थ्योरीज हैं IR की, राइट. तो आपकी लिबरल थ्योरीज हो गई, आइडियलिज्म हो गई. सबसे पहले तो आपकी आइडियलिज्म से ही शुरुआत होती है, राइट. आइडियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन भी आया था 2020 में, राइट. आइडियलिज्म अब क्या था वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट. और ये आइडियलिज्म जो है स्टार्ट होता था पर्टिकुलरली, इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं हम पर्टिकुलरली आपके रियलिज्म के साथ, जहां पे एक बहुत वुड्रो विल्सन जैसे जो थ्योरिस्ट थे, डेविस जैसे जो थ्योरिस्ट थे, जिनका ये मानना था दैट बेस्ड ऑन द पॉजिटिव नेचर ऑफ पर्सन्स इवन नेशन स्टेट्स के अंदर एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन, एक सेंस ऑफ बिल्डिंग कोऑपरेटिव रिलेशंस जो है पॉसिबल है. एंड एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN एटसेट्रा प्ले कर सकती हैं. ठीक है. तो ये आइडियलिज्म को पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज किया गया था बाय पीपल लाइक E.H. कार, जो कि आपके रियलिस्ट आए थे. तो आइडियलिज्म एज एन अप्रोच के बारे में बात की गई थी एंड पर्टिकुलरली प्रेजेंटली पीस बिल्डिंग में इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इसकी प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या हो सकती है, उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले वी स्टार्ट विद व्हाट इज आइडियलिज्म, उसके बाद वी एड्रेस द मेन थिंकर्स थे आइडियलिज्म के, इनके क्या पॉइंट्स थे, कौन सा मेन फीचर्स थे आइडियलिज्म के, एंड किस तरह से ये जो फीचर्स हैं आज भी पीस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, हमने उनको लिस्ट आउट करना था. देन रियलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियलिज्म पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो रियलिज्म और इसके जो वेरियस फॉर्म्स है, चाहे वो क्लासिकल रियलिज्म हो, न्यू रियलिज्म हो, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म हो, इन सबको बहुत अच्छे से करके जाने की जरूरत होती है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच. ठीक है. तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर ये पूछ ले, राइट. सो दिस अगर आपने कंपैरेटिव के अंदर भी यही सेम थ्योरीज है और आपकी जो IR है उसके अंदर भी सिमिलर थ्योरीज है, राइट. तो जहां पे बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच में, आपके वेरी इंपॉर्टेंटली जहां पे इमैनुअल वॉलस्टीन हो गए, राइट. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है. इमैनुअल वॉलस्टीन से पहले भी आपकी जो थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट है जो कि लैटिन अमेरिकन स्कूल के अंदर शुरू हुई थी, लेड बाय पीपल लाइक A.G. फ्रैंक, समीर अमीन, इन सब के बारे में जो है आप लिख सकते हैं. देन फंक्शंस एंड सिस्टम थ्योरी, फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है, राइट. बिल्डिंग पीस बाय पीसेस, एक जो फंक्शनलिज्म का एक हियरसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर. फंक्शनलिस्ट अप्रोच एंड सिस्टम्स अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाए. देन अ लॉट ऑफ आपके जो की एलिमेंट्स है, की कॉन्सेप्ट्स है IR के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर 2016 में लास्ट क्वेश्चन आया था, बट कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो गई है, या फिर क्या सिर्फ रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वैलिड है, या फिर देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आर वी विटनिंग अ वाइडनिंग और अ ब्रॉडनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है आ सकते हैं. देन बैलेंस ऑफ पावर 2020 में ही इस पे क्वेश्चन आया था. रियलिज्म के अंदर हम बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट क्या है बैलेंस ऑफ पावर क्या, एंड क्या टेक्निक्स होती है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर. अनदर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इज दैट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, राइट. 2019 में अब क्वेश्चन आया था जिसने बताया था कि क्या यूटिलिटी हो सकती है न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी की, स्पेशली गिवन द रीसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो आपकी जो मैड थ्योरी है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एंड किस तरह से ये माना जाता है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस क्या करती है, ये डिटर करती है स्टेट्स को फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, thereby reducing the chance of a violence or the outbreak of a full-fledged war amongst the countries and therefore forcing them into टॉक्स इनटू नेगोशिएशंस, राइट. उसके बारे में जो है बात करती है जो आपकी न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी है. अगेन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली गिवन द डेवलपमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक सेक्टर, पर्टिकुलरली द फॉर्मेशन ऑफ ऑकस. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन ट्रांसनेशनल एक्टर्स, मतलब स्टेट्स को छोड़ के भी हम कहते हैं बहुत सारे ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जो आपकी लिबरल थ्योरीज एक्सेट्रा हैं वो भी मार्कआउट करती हैं. इवन जो आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरीज है वो भी
अब बात करने लग गई हैं दैट इन द इंटायर अप्रोच टूवर्ड्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, यस देयर आर स्टेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कोर स्टेट्स है, मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स है, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट्स है, बट इन्हीं स्टेट से जुड़ी जो है कुछ ऐसी ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी हैं जो कि इनके तरफ से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके एमएनसीज होते हैं, टीएनसीज होते हैं। तो किस तरह से ये एमएनसीज एक वाइटल रोड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकते हैं, कुछ लोग ये बात करते हैं, एंड कुछ लोग क्या बात कर सकते हैं कि ये अंडर डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने दो कॉन्ट्री जो है डिफरेंट अप्रोचेस बतानी है। तो पहली आपकी जो लिबरल अप्रोच है, जो आपकी वेरियस अगेन इंटरडिपेंडेंस अप्रोच है, आपकी कॉपवेब मॉडल जो है वो एमएनसीज को एक पॉजिटिव फॉर्म में देख सकता है। वहीं आपकी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, सबऑल्टर्न अप्रोच है, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच है, वो इन ट्रांसनेशनल एक्टर्स को एज एन एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन, एज इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टर्स कर्बिंग द सॉवरेनिटी ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स, उनकी नजर से जो है व्यू कर सकते हैं। देन राइज ऑफ सुपर पावर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइनो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक राइवलरी पे ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन ऑन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन भी इसके आसपास ही है, इंडो पैसिफिक रीजन पे भी आने की चांसेस है। अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से एक नई ग्रेट गेम शुरू हो गई है, ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नैम जो है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट 2020 में उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, द वेज इन विच टू स्ट्रेंथन नैम, बिकॉज गिवन द कोविड-19 का आउटब्रेक नैम ने सडनली अपने आप को रिवाइव किया था थ्रू अ वर्चुअल मीटिंग। किस तरह से वो एक दूसरे की, पर्टिकुलरली इंडिया ने वैक्सीनेशन के अंदर, राइट, इन मेडिकल सप्लाईज, इन सब के अंदर कैसे वो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। सो अगेन इसके ऊपर नजर रखना, राइट, ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम ऑलरेडी आ गया है यूएसए के रोल पे इन डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चंस आ सकते हैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जो कि एक डिक्लाइन इन लेजिटिमेसी फेस कर रहे हैं, स्पेशली हमें पता है द काइंड ऑफ क्राइसिस दैट वाज विटनेस्ड ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स एंड द इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, यहां पे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सो बैंक्स फॉर्मुलेटेड जो आपका एनडीबी है बाय ब्रिक्स, या फिर कोई भी और ऐसे ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रीजनल बॉडीज अब एनविजन कर रही हैं, क्या वो कभी ऐसी जो आपकी ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स की निकली इकोनॉमिक सिस्टम की बॉडीज थी, क्या उनको रिप्लेस कर पाएंगी, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। अगेन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर दो क्वेश्चंस आए थे, एक तो यूएसए का डब्ल्यूटीओ मैकेनिज्म एंड एक आपका जो न्यू इकोनॉमिक और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, एंड क्या डेवलपिंग कंट्रीज इसको हासिल कर पाएंगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन जो है जो कि आ सकता है इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू कि कोविड-19 ने किस तरह से इंपैक्ट किया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, क्या चैलेंजेस ये फेस करता है, किस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आर द थिंग्स जो कि आप इस बार एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशंस से जुड़े जो है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, राइट। कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेके यूएन चार्टर के अंदर जो है क्वेश्चन आया था, देन यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेके जो है क्वेश्चन आया था, फंडिंग ऑफ यूएन को लेके जो है क्वेश्चन आया था, तो और भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में भी क्वेश्चन आए हैं, तो एक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो कि आपका रेजोल्यूशन नंबर 2593 है कि हम अफगानिस्तान की टेरिटरी को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं होने देंगे। कितनी हद तक जो है ये सक्सेसफुल हो पाएगा, किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या ये चैलेंजेस विटनेस कर सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन द वेरियस चैलेंजेस दैट यूएन का सिस्टम इज फेसिंग, उसके ऊपर आ सकते हैं, राइट। ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन, तो इन पे नजर बना के रखिए, बिकॉज आप देखेंगे इसी तरह से यूएनएससी के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, किस तरह से वेस्ट आज भी जो है डोमिनेट करता है, किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है यूएनएससी की फंक्शनिंग, उसके ऊपर भी जो है नजर बना के रखी जा सकती है। बिकॉज इंडिया ने प्रेसिडेंसी भी एंजॉय की थी फॉर 1 ईयर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आईएफपी में भी क्वेश्चन आ सकता है, आईआर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको दोनों जगह जो है नजर बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है।
देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आया था आसियान पे इन प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। नाउ विद द कमिंग अप ऑफ एससीओ आप एक्सपेक्ट करते हैं एससीओ पे क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। देन क्वाड, ऑकस काफी न्यूज में रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं। रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स इन टूडेज टाइम्स, राइट, पर्टिकुलरली गिविंग द इंडिया एंड चाइना की जो एक ग्रोइंग राइवलरी थी, क्या ब्रिक्स इज ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल हो चुका है ये, ठीक है। बिम्स्टेक जैसी जो इंस्टीट्यूशंस है इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन क्वेश्चन आने की चांसेस है गिवन द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक एरिया, इंडियन ओशन एंड द इंडो पैसिफिक का एरिया, तो क्वेश्चन जो है ऐसे बहुत आने के चांसेस हो सकते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलाइजेशन, कि क्या कोविड-19 के टाइम पे रीजनलिज्म ज्यादा बढ़ गया है विज़-वी ग्लोबल एंड इंटरनेशनलिज्म, ऐसा क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है। देन ह्यूमन राइट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये अगेन आ सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, आ सकता है म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में जो है अगेन ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली राइट, पिछली बार जो है आपके पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के उसमें आया था, अब जो है आ सकता है कि किस तरह से अगर सिविल वॉर्स ब्रेकआउट होती हैं तो क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस किस तरह से बचा सकते हैं उनको, किनका रोल होता है, राइट, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे कि आपको पता है हम पॉलिटिकल थ्योरी में भी करते हैं, तो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उनके ऊपर यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्वेश्चन आया हुआ है एशियन वैल्यूज वर्सेज ह्यूमन राइट्स, राइट, ह्यूमन राइट्स के क्या क्रिटिसिज्म है, किस तरह से इनको बेटर बनाया जा सकता है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर आएगा ही आएगा, तो फॉर एग्जांपल आपके UNFCCC पे पिछली बार आया था, इस बार COP26 जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके मेन जो है उससे निकले जो मेन डिसीजंस है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उन पे कड़ी नजर जो है बना के रखनी पड़ेगी। सिमिलरली आपके ओशंस, ओशियानिक पोल्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रीटीज विद रिगार्ड टू दैट, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, तो उनको आपने अच्छे से करना है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द जेंडर जस्टिस, तो इसके अंदर डिफरेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आ सकता है ऑफ वेरियस थ्योरीज, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ सकता है, जहां पे आप कोट कर सकते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक मी टू एटसेट्रा को, लार्जर फेमिनिस्ट सोशल मूवमेंट जो कि एक चल रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये करने की अच्छे से जरूरत होगी। देन टेररिज्म एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मैं बताया था जो आपका रेजोल्यूशन 2593 वो यहाँ पे भी आ सकता है। 2018 में फॉर एग्जांपल ट्रंप केम सिंगापुर समिट के ऊपर, जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आपके जो सिंगापुर के डिक्टेटर हैं, राइट, उनके बीच में जो समिट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब जो है अफगानिस्तान के अंदर जो एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, कमिंग इनटू पावर ऑफ तालिबान आ गया है, उनसे किस तरह से टेररिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अफ्रीका के अंदर जो टेररिज्म का इशू है उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स एंड इनकी यूजेज एंड इंक्रीज प्रोलिफरेशन जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, किस तरह से जो है इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रिड्यूस किया जाए, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या एनपीटी इज इनफ, इनके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू अबाउट इट? सबसे पहले तो व्हेन इट कम्स टू थ्योरेटिकल पार्ट्स, अगर आपके नोट्स हैं स्टिक टू दोज नोट्स, डोंट रीड अ लॉट ऑफ थ्योरी, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कि अब मैं और थ्योरी पढ़ लूं। जितने आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए, उनके अंदर जो है करंट न्यूज़पेपर एनालिसिस से, एडिटोरियल से, आर्टिकल से जो भी रेलेवेंट एग्जांपल्स निकलते हैं उनको आप जोड़ दीजिए। पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने बताया है, आपने टाइम इनपुट एंड मार्क्स आउटपुट का जो है एनालिसिस मद्देनजर रखना है। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नहीं कि मैं पूरा टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ही डेडिकेट कर दूं, उसमें से आए मुश्किल से एक सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर 3 पार्ट्स हो और एक और जो है पहले आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आ गए, और जो आपने आयर है उसके अंदर टाइम ही नहीं स्पेंड किया जिसके अंदर मैसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है निकल के आते हैं, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का ओवरलैप होता है, तो जहां पे आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे मेरे को पॉलिटिकल थ्योरी से चीजें याद है बट कंपैरेटिव में पूछा गया है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली चीजें लिख के आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। देन फॉर आयर स्पेशली जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, माइंड मैप्स बनाइए, टेबल्स बनाइए, थ्योरीज को याद रखने के लिए, उनके थिंकर्स को याद रखने के लिए, मेन फीचर्स को याद रखने के लिए। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव अगर मांग लिया जाए तो
फॉर एग्जाम्पल न्यू रियलिज्म वर्सेज न्यू लिबरलिज्म, राइट, इन IR के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वो फटाफट लिख पाए। अगेन इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ, ऑन गोइंग्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ, उतने ही जो है आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ये नहीं कि अब आप हर समिट के बारे में हर चीज याद रखें, नहीं। जैसे कि वो होता है कि अब आपके पास लास्ट मिनट है तो यहाँ पे आप क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, GS के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये समिट्स, तो आपकी बुकलेट्स के अंदर वो आई होंगे, उनके अंदर बस आपने अपना PSIR वाला एक पर्सपेक्टिव जो है वो ऐड करना है। सबमिट तो सबमिट ही है ना, आप GS में भी वही सबमिट पढ़ेंगे, PSIR में भी वही सबमिट पढ़ेंगे, बस PSIR के अंदर जब आप सबमिट को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने कुछ जार्गन टॉपिंग करनी है, कुछ स्कॉलर्स के साथ एसोसिएशंस करनी है, कुछ थ्योरीज के साथ इंटरलिंकेज करनी है टू मेक योर आंसर एक्स्ट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी G7 का सबमिट हुआ था, उसके अंदर जो डिफरेंट मेन कंक्लूजन निकली थी उनको आप देखिए, राइट। सिमिलरली COP26 अगर चल रहा है तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही हैं उन पे आप नजर बनाए रखिए। देन उनको जो है आप इन्वायरमेंटलिज्म एंड IR की थ्योरीज के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं, वो जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो काफी डुएबल है, घबराना नहीं है, राइट। होपफुली आपको इन ट्रेंड से एक आइडिया मिल गया होगा एंड इट विल ईज योर जर्नी। अगले संडे जो है हम पेपर 2 का जो पार्ट B है, दैट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी, क्विकली उनके क्वेश्चंस देखेंगे एंड ट्रेंड सोर्सेज एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको देखेंगे, एंड विद दैट all our parts will be covered and we will resume to discussing question and answers on Sundays as well, right? So thank you, keep preparing and subscribe to our channel and keep watching our videos with Sleepy Classes.